मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही हम देखेंगे एमडीएस थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, जो कि आज से आपका शुरू होने वाला है। तो एग्ज़ाम देने से पहले ये ज़रूर देख लें। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, सो आपको पता है आपके इस चैनल पर आपको सीसीएस से रिलेटेड अपडेट दी जाती है, और साथ ही हम बीएड रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो आज की न्यूज़ को सबसे पहले देख लेते हैं। अभी सबसे पहले नज़र डालेंगे एनुअल एग्जामिनेशन प्रोग्राम पर एमडीएस कोर्स थर्ड ईयर का मेन बैच 2018 टू 21। टाइम आपका रहेगा 2 से 5 बजे के बीच, और ये जो आपकी डेट शीट है ये रिवाइज्ड है, इससे पहले भी आ चुकी है, इसको रिवाइज़ किया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी है, उसमें एमडीएस थर्ड ईयर के बारे में भी हमने देखा था। अभी डेट चेंज की गई है, तो सबसे पहले है पेपर सेकंड की डेट चेंज की गई है, 13 अगस्त को किया गया है ये। फिर पेपर थर्ड 16 अगस्त को, और पेपर फोर्थ है आपका 18 अगस्त को। ठीक है, मतलब कि आपके पेपर 1 में कोई चेंज नहीं किया गया है, पेपर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में डेट चेंज की गई है। आप अपना ब्रांचेस देख लेंगे और उसके अनुसार अपना कोड चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो इसके बाद में ये है आपका सप्लीमेंट्री बैच 2017 टू 20। ठीक है, मतलब जो बैक पेपर देने वाले हैं उनके लिए। तो टाइमिंग ये सेम रहेगा, 2 से 5 बजे के बीच। आपका पेपर 1 रहेगा 11 अगस्त को, सेकंड रहेगा 13 अगस्त, थर्ड रहेगा 16 अगस्त, और फोर्थ पेपर रहेगा 18 अगस्त को। ब्रांचेस और कोड आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके ये तो आपकी हो गई डेट शीट एमडीएस कोर्स की थर्ड ईयर की। अब हम देख लेते हैं जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन देखने वाले हैं उनके लिए क्या नोटिस आया है, क्या गाइडलाइंस हैं। ओके, देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन परीक्षा में अनुमत छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज इसके लिए आपको मॉक टेस्ट भी कराया गया था। मॉक टेस्ट में आपने देख भी लिया होगा जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया है कि उनकी स्पीड कैसी आ रही है, मतलब उनकी टाइपिंग स्पीड कैसी है। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपको पता चल गया होगा कि आप कितना कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आप टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी नहीं है, आप एग्ज़ाम ऑफलाइन देना अच्छा रहेगा, आपको उसमें ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, तो आप आज भी मतलब फर्स्ट जो पेपर है आपका उसमें आप ऑफलाइन पेपर दे सकते हैं। ऑनलाइन अगर नहीं देने की इच्छा है तो बिल्कुल नहीं दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आज आप अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देते हैं, आज ऑनलाइन देने के बाद में आगे ऑफलाइन देने का आपका मन है कि आज हम ऑनलाइन दे लेते हैं, आगे के जो पेपर्स हैं वो ऑफलाइन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले दिन जिस पैटर्न पर पेपर देंगे, जिस मोड में पेपर देंगे, उसी में आपको आगे भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझदारी से अपना काम कीजिएगा। सबसे पहले कह रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र तथा ऑफलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र एक समान है तथा एक ही समय पर ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो आपके पेपर में ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं रहेगा, टाइमिंग सेम रहेगी, पेपर भी सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ फ़र्क इतना ही होगा कि ऑफलाइन आप सेंटर पर जाकर देंगे, एग्ज़ाम सेंटर पर, और ऑनलाइन आप घर बैठे देंगे। ठीक है, सेकंड, सभी प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव प्रकार के होंगे ऑनलाइन परीक्षा में, जिनका उत्तर टाइपिंग हिंदी या अंग्रेजी में करके देना होगा। सब्जेक्टिव ही, आपका कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं है, आपको टाइप करके ही अपना आंसर्स लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पेज पे लिख लिया और उसका फिर आप पिक्चर शो कर रहे हैं या फिर आप सेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। थर्ड है आपका ऑनलाइन परीक्षा में टाइपिंग के अलावा अन्य किसी माध्यम से उत्तर देना अनुमति नहीं है। ठीक है, वही बात हो गई। फिर आपका बीएलएलबी तथा एलएलबी पाठ्यक्रमों के प्रश्न 3 खंडों में बटे हैं। ये आपको 3 सेक्शन में दिया गया है, देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं। प्रथम खंड अति लघु से, प्रथम खंड में आपका अति लघु होगा। 2 प्रश्न द्वितीय खंड लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय से 1 प्रश्न तथा तृतीय खंड विस्तृत उत्तरीय से 2 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। मतलब अति लघु में आप 2 प्रश्न करेंगे, लघु उत्तरीय में आप 1 प्रश्न करेंगे, और
विस्तृत उत्तरीय में आप 2 प्रश्न करेंगे। ठीक है, समझ गए आप? 3 आपके सेक्शन हैं। अति लघु से आपको 2 करने हैं प्रश्न, लघु से 1 करना है और विस्तृत से 2 करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, एलएलएम पाठ्यक्रम में कुल 10 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ऊपर बात की गई है बीए एलएलबी और एलएलबी की, नीचे बात की गई है एलएलएम की। तो यहाँ आपको 10 में से कोई 2 देने होंगे उत्तर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। आगे, ऑनलाइन परीक्षा में लॉगिन के पश्चात दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात ही उत्तर लिखना आरंभ करें। आपको स्क्रीन पर लॉगिन करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, तो आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही अपनी आगे एग्ज़ाम देना शुरू करना है। इसके बाद है, ऑनलाइन एग्जाम विंडो में छात्र को संपूर्ण प्रश्न पत्र दिखाई देगा, जिसे स्क्रॉल कर आगे पीछे करके प्रश्न देखे जा सकते हैं। ठीक है, आपको प्रश्न पत्र पूरा, जैसे पीडीएफ आप ओपन करते हैं तो इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, वैसे ही आपको आपका प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक है, आगे, ऐसी परीक्षा पाली जिसमें छात्रों को कोई एक प्रश्न पत्र चुनने का विकल्प होता है। छात्र अपने परीक्षा फॉर्म में भरे गए विषय कोड के अनुसार सही प्रश्न पत्र का चुनाव कर ही उत्तर लिखना आरंभ करें। ठीक है, आगे, यदि ऐसा पाया जाता है कि परीक्षा फॉर्म तथा परीक्षा में हल किए गए प्रश्न पत्र के विषय कोड तथा प्रवेश पत्र में अंकित विषय कोड अलग अलग हैं, तो छात्र की वह परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। मतलब आपने जो विकल्प चूज़ किया होगा प्रश्न पत्र का, जो भी आपको पेपर देना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना पेपर चूज़ करना है। ठीक है, जो आपके पेपर वहाँ पे शो किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने फॉर्म में तो कोई और पेपर कोड एंटर किया था और यहाँ पे किसी और का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। यदि ऐसा पाया गया कि परीक्षा फॉर्म तथा परीक्षा में हल किए गए प्रश्न पत्र के विषय कोड तथा प्रवेश, अच्छा ये चीज़ तो हो गया। आगे, छात्रों को दी गई टाइपिंग विंडो के अंदर ही टाइपिंग करके उत्तर लिखना होगा। मतलब आपको विंडो पर ही एक कॉलम मतलब दिया जाएगा जहाँ आपको टाइपिंग का ऑप्शन होगा, वहीं आपको टाइप करना है। ठीक है, आगे है, एक उत्तर लिखने के पश्चात छात्र पैराग्राफ बदलकर नए प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना आरंभ कर सकते हैं। ठीक, आप पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हैं। हर उत्तर के पहले छात्र प्रश्न क्रमांक अवश्य अंकित करें। आपको नंबर ज़रूर एंटर करना है कि आप कौन सा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, टाइपिंग विंडो के में छात्र को फॉन्ट साइज का चुनाव करने, बोल्ड, इटैलिक्स करने, बिंदु क्रमांक अंकित करने व सारणी इंसर्ट करने की सुविधा प्राप्त होगी। क्या हो गया यहाँ पे, फॉन्ट साइज मतलब कि ये जो आपके टेक्स्ट होता है, जैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, या ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये किस स्टाइल में बना हुआ है, इसको फॉन्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मतलब कि मोटा, जैसे कि ये तो सिंपल लिखा हुआ है, अब इसको हम डबल लेयर्स वाला कर दें, ऐसे बना दें, तो इसको बोल्ड कहेंगे। ठीक है, इटैलिक्स क्या होता है, इसी को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आएगा, तो इसे इटैलिक्स कहते हैं। ठीक है, बिंदु क्रमांक मतलब आप नंबरिंग करेंगे और टेबल दिया होगा उसे इंसर्ट करेंगे। ठीक, इसके बाद ऐसे छात्र जो हिंदी टाइपिंग द्वारा उत्तर देना चाहते हैं, परीक्षा से पहले माइक्रोसॉफ्ट इंदिक हिंदी इनपुटॉल इंस्टॉल करना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात हिंदी भाषा का चुनाव कर हिंदी में टाइपिंग कर पाएंगे। ठीक है, हिंदी में टाइपिंग करने के लिए सहूलियत दी गई है कि आपको ये माइक्रोसॉफ्ट इंदिक हिंदी इनपुट टूल इंस्टॉल ये करना होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसके द्वारा आप हिंदी टाइप अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद है, छात्र संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात एंड टेस्ट पर क्लिक करके अपना उत्तर सबमिट कर सकते हैं। आप एंड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अगर आपका पेपर हो गया है और फिर आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। इसके आगे क्या बोल रहे हैं, ऐसे छात्र जो समय समाप्ति तक एंड टेस्ट पर क्लिक नहीं करते, उनका टेस्ट स्वतः सबमिट हो जाएगा। आप जैसे एग्ज़ाम सेंटर में नहीं होता, लेके हम बैठे रहते हैं अपने पेपर को, मतलब टीचर बोल रहे हैं ओवर हो गया टाइम, फिर भी लेके बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती। आपको यहाँ और खुद से ही सबमिट हो जाएगा। अगर टाइम पूरा हो गया है आपके पेपर का और आपने फिर भी एंड टेस्ट नहीं किया है, सबमिट नहीं किया है, तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे आपका दिनांक 30 जुलाई द्वारा जारी अनुचित साधन प्रयोग संबंधी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। मतलब जो जो आपको गाइडलाइंस दी गई हैं उसको आप
उसके द्वारा ही उसका पालन करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। अब जो कुछ चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या आपको करना है नहीं करना है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ आ जाती हैं आपकी गाइडलाइंस कि आपको ऑनलाइन परीक्षा में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं करना है, कोई अनुचित गतिविधि नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है कि अगर आपने ऐसा किया तो उसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखते हैं कि क्या क्या उसके लिए प्रोविज़न है। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी पर लगातार नज़र रखी जाएगी। संपूर्ण परीक्षा का लाइव ऑडियो तथा वीडियो टेक्निकल ह्यूमन प्रॉक्टरिंग द्वारा निगरानी में रहेगा। तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें कि आपके एग्ज़ाम पर असर पड़े, आपकी साल ख़राब हो, ठीक है, क्योंकि आप पर अच्छे से नज़र रखी जाएगी। तो ये सोच रहे हैं कि क्लासरूम में होता था कि टीचर की नज़र इधर उधर हुई तो हमने पूछ लिया, थोड़ी सी चीटिंग कर ली, बट ऐसा यहाँ नहीं हो सकता, ओके। तो ध्यान रखिएगा। आगे है, छात्र की अनुचित गतिविधि पर उसको चेतावनी मैसेज या ऑडियो द्वारा दी जाएगी। या तो मैसेज आएगा या कोई ना कोई ऑडियो के द्वारा आपको चेतावनी दी जाएगी कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। चेतावनी देने के बावजूद भी परीक्षार्थी द्वारा उचित व्यवहार न किए जाने पर उसे अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए माना जाएगा, ठीक है। मतलब आप तरीके से एग्ज़ाम नहीं कर रहे हैं, आपको इसके लिए क्या हो सकता है, पनिशमेंट भी मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आगे है, इस प्रकार के परीक्षार्थियों के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा या संपूर्ण सेमेस्टर की परीक्षा को नोडल अधिकारी द्वारा अमान्य करार कर दिया जाएगा। नोडल अधिकारी का उक्त निर्णय अंतिम होगा तथा इसके विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब अगर नोडल अधिकारी ने ये बोल दिया कि आपने चीटिंग की है, आपने कुछ मिसबिहेव किया है एग्ज़ाम देते हुए, तो आपको या तो उस परीक्षा से वंचित कर देंगे, वो परीक्षा आपकी रद्द हो जाएगी, उसका कोई मायने नहीं होगा, या फिर आपको पूरे सेमेस्टर से ही हाथ धोना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुनने वाले छात्र यदि एक या अधिक प्रश्न पत्र ऑनलाइन माध्यम से देने के पश्चात बचे हुए प्रश्न पत्र ऑफलाइन देना माध्यम से देना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ इन्होंने ऑप्शन दे दिया है, जबकि इससे पहले ये मना कर रहे थे इस चीज़ के लिए, ओके, ये भी अच्छी बात है कि आप एक या एक से अधिक ऑनलाइन माध्यम से दे दिया, उसके बाद ऑफलाइन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ओके। आगे है, एक बार ऑनलाइन परीक्षा में लॉगिन हो जाने के पश्चात छात्र को उसी दिन की ऑफलाइन परीक्षा में अनुमत नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऐसा छात्र करता है तो उस अनुचित साधन अनफेयर मीन्स का प्रयोग माना जाएगा। मतलब अगर आपने लॉगिन कर लिया है, उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं ऑफलाइन देना, ठीक है, मतलब एक प्रश्न पत्र पूरा आज का आपने पेपर दे दिया, उसके बाद कल का तो आप ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन दे सकते हैं, लेकिन आज ऑनलाइन आपने शुरू ही किया है देना, वहाँ पूरा ना करके आप आज के ही दिन ऑफलाइन देना चाह रहे हैं वहाँ लॉगिन करने के बाद भी, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। आज पेपर पूरा देने के बाद, सबमिट करने के बाद कल का दूसरा पेपर देना चाहें ऑफलाइन तो दे सकते हैं, ओके। ऐसे छात्र जिन्होंने निर्धारित तिथि 23 जुलाई तक ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प नहीं चुना था को किसी भी दशा में ऑनलाइन परीक्षा में अनुमत नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब आप ऑफलाइन तो दे सकते हैं, उसका चूजिंग ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आप ऑफलाइन आपने चूज़ कर रखा है और अब ऑनलाइन देना चाहते हैं वो नहीं कर सकते आप, ओके। आगे है, ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुन चुके छात्रों को पुनः अवगत कराया जाता है कि यदि वह किसी कारणवश ऑनलाइन परीक्षा हेतु समर्थ नहीं हो तो अपने प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय पर पहुंचकर ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अभी भी आपसे यूनिवर्सिटी कह रही है कि अगर आप अभी भी नहीं देना चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम तो आपके प्रवेश पत्र पर परीक्षा केंद्र मेंशन किया हुआ है, आप वहां जाकर ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ और गाइडलाइंस दी हैं, किस लिए, कि आपको कैसे कैसे दंड मिल सकता है, ओके। तो देख लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षाओं के दौरान अन्य गतिविधियां अनुचित साधन का इस्तेमाल यूएफएम मानी जाएगी। क्या है ये? अनुचित गतिविधि श्रेणी, अनफेयर मीन्स कैटेगरी, ओके। ये जो यूएफएम है, अनफेयर मीन्स कैटेगरी। तो फर्स्ट है आपका इम्पर्सोनेशन, अर्थात परीक्षा के स्थान पर किसी और व्यक्ति का परीक्षा देना। आप अपनी जगह किसी और के द्वारा परीक्षा नहीं दिलवा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो उस सेमेस्टर की समस्त परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा तथा कुल 3 साल के लिए पुनः परीक्षा में शामिल नहीं कराया जाएगा। बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। सेकंड है, परीक्षा के दौरान लिखित एवं बोलकर अभद्र भाषा का प्रयोग या ऑनलाइन प्रॉक्टर के साथ बदतमीजी, शेयरिंग ऑब्सटेन कंटेंट, ये यूएमएफ कैटेगरी 5 है। उससे क्या होगा, उस सेमेस्टर की समस्त परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा तथा कुल 2 साल के लिए पुनः परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपको अपने ऑनलाइन प्रॉक्टर से कोई गलत भाषा में बात नहीं करनी है, कुछ बोलना है या लिखना ऐसा नहीं है जिससे वो अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आए। अच्छा,
अच्छा, आगे क्या है, ये आवाज़ आना कि किसी भी अन्य व्यक्ति के या अनुचित सामग्री की सहायता ली जा रही है। मतलब ऐसी कोई आवाज़ आती है कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ चीटिंग कर रहे हैं, तो वो कैटेगरी 3 में आएगा और आपको उसके लिए क्या होगा कि उस सेमेस्टर की समस्त परीक्षा से आपको वंचित कर दिया जाएगा। आपको कोई परीक्षा नहीं देने दी जाएगी उस सेमेस्टर की, ठीक है? तो ऐसा नहीं करेंगे आप। ऐसी कोशिश कीजिए, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पर्टिकुलर कोई एक रूम लीजिए और उसमें जितनी देर तक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई भी उस रूम के अंदर ना आए, या कोई भी उसके आसपास आवाज़ ना हो जो कि ऐसा लगे कि आप कोई अनफेयर मीन्स कर रहे हैं, ठीक है? परीक्षा के दौरान किसी अन्य व्यक्ति गैजेट का उपस्थित होना, आपके अलावा आपके रूम में कोई भी उपस्थित नहीं होना चाहिए। ये कैटेगरी 3 में आता है और उसके लिए आपको सेमेस्टर से वंचित कर दिया जाएगा जिसकी आप परीक्षा दे रहे हैं। ओके, आगे है आपका कैमरे के सामने चेहरा ढका होना या स्पष्ट ना दिखना। आपको ऐसे बैठना है कि आपका पूरा फेस सही सही एकदम प्रॉपर नज़र आए। अगर ऐसा नहीं आता है तो वो आपको माना जाएगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि परीक्षा के गाइडलाइंस के विरुद्ध है। तो उसके लिए आपको उस प्रश्न पत्र की परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया टोटल आपका पूरा नोटिफिकेशन गाइडलाइंस। आई थिंक आपको सही से समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो अगर आपको कुछ भी और भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, जो भी आपको गाइडलाइंस है उसके अनुसार दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।